हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस जो आपको सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड या कोई भी आप बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का जो हमारा नाम होगा वो क्या होगा? टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कोयल placed in uniform magnetic field बच्चों, ये टॉपिक का नाम होगा। यानी कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क आता है, ये हमें बताना है। इसके बाद आपको यहां पे ऐसा मिल सकता है, यूनिफॉर्म ना मिले, डायरेक्टली टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और मैं आपको बता दूं बच्चों, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एस्केप मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मैं कंप्लीट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इससे आगे जाके आपका एक 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो इसी के बेस्ड के ऊपर जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम यही वर्किंग हम वहां पे अप्लाई करेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ एक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना, वह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए सबके बीच, ऐसे इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे कौन होगा? बी होगा। अब हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर कोयल। अगर आपने किसी ने रेक्टेंगल को नहीं देखा है तो अपनी जो एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक है उसको उठा लीजिए, वो एक रेक्टेंगुलर का ही काम करेगी। ठीक है बच्चों, ऐसी होती है रेक्टेंगुलर कोयल। एक हमने इसको प्लेस कर दिया किसमें? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज रेक्टेंगुलर कोयल। रेक्टेंगुलर कोयल हो जाएगी बच्चों, इसको प्लेस कर दिया। अब क्या कर रहा है कि ये कोयल है, जो कोयल है, इस कोयल का जो प्लेन है इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा। यहां पे एक खास बात इस टॉपिक की ये है कि हमें सबसे पहले ये एंगल पता होना चाहिए किसके बीच है। ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लिया है, इसके साथ जो कोयल का प्लेन है वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है बच्चों। जैसे कि ये कोयल है, ये कोयल होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये कोयल का प्लेन होगा, ये कोयल का प्लेन मान लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और दिस इज द कोयल। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना लिया हमने? थीटा लिया। बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी कि जो एंगल थीटा किस किस के बीच है? प्लेन ऑफ कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच है बच्चों। ठीक है, इसके बाद मैंने मान लिया कि इसमें से जो करंट की डायरेक्शन है वो आई है, ऐसे गया और ऐसे यहां से भी जाएगा। आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लो, इसको आप किसी भी तरीके से ले सकते हो। चाहे आप जो है इस साइड से ऐसे घुमा सकते हो या इस साइड से, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे पास क्या, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की आ गई। अब मैं एक बात आपको बताऊं, मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए एक कंडक्टर तो ये हो गया, दूसरा कंडक्टर ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। आपको ऐसा नहीं दिख रहा है? मैंने एक पहले ही टॉपिक पढ़ाया था आपको, इससे पहले एक टॉपिक बताया था, मेरी वीडियो जब आप जाके देख लिए, वहां पे मैंने क्या बताया था कि जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स आया था, और जिस फोर्स की वैल्यू कितनी थी? BIL साइन थीटा, इतनी वैल्यू आई थी। अब आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, यहां पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कंडक्टर हैं सारे। अगर मैं 4 कंडक्टर को मिला दूं जिसकी दो साइड इक्वल हो तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले तो इसके ऊपर क्या आएगा? फोर्स आएगा बच्चों, फोर्स आएगा। ठीक है, समझ आई ना बात? जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसके पास फोर्स आता है। हमने ऐसे ऐसे 4 कंडक्टर इकट्ठे किए, रेक्टेंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, मतलब उसके ऊपर भी क्या आएगा? टॉर्क आएगा। ऑफकोर्स अगर उसके ऊपर टॉर्क आ रहा है तो सबसे पहले जो है फोर्स आएगा, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? टॉर्क होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में भी आप ये बात पढ़ चुके होंगे। और ये भी बता दूं, टॉर्क की वैल्यू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो सबसे पहले हमें कौन चाहिए? फोर्स चाहिए। यानी कि हम इस ब्रांच के ऊपर फोर्स और इसके ऊपर क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। सबसे पहले जब आप ये जो रेक्टेंगुलर कोयल जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो इसके बारे में कुछ लिखना पड़ता है। वो कैसे लिखेंगे? वो लिखेंगे लेट अस कंसीडर। ये बात जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बात अगर आप लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगले के ऊपर। जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो आपके मार्क्स देगा। कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक
field and a rectangular coil is placed in this uniform magnetic field, in this magnetic field. हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को इसमें जो है प्लेस कर दिया, हैविंग एरिया ए, जिसका एरिया ए है इज इक्वल टू में लेंथ गुणा में ब्रेड्थ। जैसे कि ये इसकी बी हो जाएगी और ये कंप्लीट इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। तो एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय में ब्रेड्थ। तो इसका एरिया इतना है, क्योंकि रेक्टेंगुलर की ये साइड बी, वो साइड एल, और एरिया निकालना है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ का किसके साथ, ब्रेड्थ के साथ कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये सब लिखना है। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माना, जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस कर दिया, और दिस भी हैव ए यूनिफॉर्म, जो एरिया हो जाएगा वो लेंथ गुणा में ब्रेड्थ होगा। ये बातें सब लिखी। इसके बाद मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे। सबसे पहले इस ब्रांच के अंदर करंट ये रहा, और इस ब्रांच के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस तरफ रहा। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रांच के ऊपर फोर्स निकालेंगे। मान लेता हूं मैं ए बी सी डी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे लेट अस टेक कौन सी ब्रांच लूं, ए बी ब्रांच, ए बी ब्रांच। सबसे पहले हमने कौन सी ब्रांच ली, ए बी ब्रांच ले ली बच्चों। ये जो हमारे पास है ए बी ब्रांच। अब देखिए, जब ए बी ब्रांच में हमारे पास करंट है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ, तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये कंडक्टर होगा, और ये कंडक्टर होने के कारण जब किसी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इसके ऊपर क्या आता है, फोर्स। और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी आई एल साइन थीटा। इतनी वैल्यू इसके पास आ जाएगी, टॉर्क जो फोर्स इज इक्वल टू में बी आई एल साइन थीटा। अब देखिए, ये करंट की डायरेक्शन ये रही, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ रहा, दोनों में एंगल है जो थीटा वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब हमारे पास जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, बी आई एल, ये साइन थीटा 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो करना है वो क्या करना है, ये बात देखिए। हमने फोर्स निकाल लिया, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स आएगा, ये बात पहले बता चुका हूं। अब हमें इस फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए हमें साथ साथ। तो डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ये थंब होता है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन देगा। तो अब देखिए, ये देखिए एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर रहा, तो फोर्स किस तरफ होगा, अंदर। समझ आई ना बात। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन, करंट की ऊपर डायरेक्शन, तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो इनवर्ड आ जाएगा। तो बच्चों, इस ब्रांच के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इनवर्ड। आप सोच सकते हैं सर, मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते थे ऐसे डॉट, आप इसको भी दिखा सकते हो बच्चों, ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई इनवर्ड में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इनवर्ड टू प्लेन। जो प्लेन होगा उस प्लेन के क्या होगा, इनवर्ड। ये पूरा बोर्ड है, इस प्लेन के इनवर्ड में क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो हमने इस ब्रांच को लिया, इसके ऊपर फोर्स बी आई एल साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। सिमिलरली हम क्या लेते हैं, सेकेंड पॉइंट में हम बात करते हैं कौन सी ब्रांच, सी डी ब्रांच, 4 सी डी ब्रांच। हम ये ब्रांच और ये ब्रांच नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे, इसका जस्ट 1 मिनट के बाद आपके पास आएगा कि हमें ये कहां पे लेना और ये कहां पे लेना, वो पता चल जाएगा। सिमिलरली वो भी एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ भी एल थी, उसकी भी लेंथ एल है, और इसके पास करंट आई है, इसके पास भी आई था। मतलब इसके पास जो फोर्स आएगा वो भी कितना होगा, बी आई एल साइन थीटा, और यहां पे थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी बी आई एल, इक्वेशन नंबर 2। यहां पे भी फोर्स की वैल्यू बी आई एल, क्योंकि थीटा 90 था, यहां पे भी फोर्स की वैल्यू बी आई एल, यहां पे भी थीटा 90 है, क्योंकि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ करंट, दोनों की डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर। इसके बाद हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन जो निकाला है, उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये किसका फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे, 2 बता दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स बाहर की तरफ आया। मतलब डायरेक्शन लिखेंगे फोर्स की, तो आउटवर्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब आउटवर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, आउटवर्ड, और इसमें क्या होगी, अंदर होगी। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये एक कॉइल है,
ये पूरी ऐसी कोयल है। इसके इस एंड के ऊपर देखिए, ये साइड बी, ये साइड एल, ये साइड एल और ये साइड बी, ऐसा होगा। इसके इस तरफ तो लग रहा अंदर की तरफ फोर्स और इसके लग रहा बाहर की तरफ, यानी कि जो इसका एक ये है, एक ये लेंथ एल है, एक साइड है जिसको हम ए बी का, इसके अंदर किस तरफ, अंदर की तरफ, मतलब ये जो साइड है अंदर खींच रहा फोर्स और दूसरी साइड ये इसको बाहर खींच रहा, तो ये ऐसे नहीं होगी, देखिए ऐसे, ये बाहर खींच रहा है ऐसे, तो ये होगी ऐसे, टर्न हुई, और टर्न होने के कारण इसके ऊपर कौन आएगा, टॉर्क आएगा। बच्चों क्या बताया, ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है, ये लेंथ ए बी ब्रांच, ये सी डी और ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा सी डी और ये डी ए, ये होगा ऐसे ही, देखिए ऐसे रख दी, ए बी बी सी सी डी डी ए। अब इस ए बी ब्रांच के ऊपर फोर्स इनवर्ड दिखा दिया, इस ब्रांच के ऊपर फोर्स आउटवर्ड, मतलब ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये अंदर धकेलेगा, मतलब ये ऐसे टर्न होगी, और ऐसे टर्न होते ही इसके ऊपर कौन आएगा, टॉर्क आएगा। तो वो कैसे आता है वो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स इसके ऊपर जब कंडक्टर को रखते हैं तो बी आई एल साइन थीटा, थीटा 90, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड, उस फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब मैं इसको कर देता हूं साफ। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, उस केस को स्टडी कर रहे हैं। आपको फोर्स की वैल्यू याद होगी, नहीं है तो मैं याद दिलाता रहूंगा बच्चों। इसके बाद देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी आपके पास, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अभी अभी लिया था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की तो बात कर रहे थे हम। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये रख दिया एक हमने साइड के साथ जिसकी लेंथ बी है। देखिए रेक्टेंगुलर कोयल हमने ली थी ऐसे, ये कोयल ली थी, ठीक है, ये कोयल ली थी, ठीक है। इसकी ये बी साइड थी, ये एल साइड थी, ये एल साइड थी, ये भी बी थी। इस साइड के ऊपर इनवर्ड आया था, इसके ऊपर आउटवर्ड आया था। अगर मैं खाली इस ब्रांच के लूं, इस ब्रांच को लूं, तो मतलब इस ब्रांच के ऊपर जो फोर्स होगा एक इस तरफ होगा, ये फोर्स जो कि क्या होगा, इनवर्ड। देखिए इनवर्ड फोर्स ये लग गया इस ब्रांच के ऊपर। इसी प्रकार जब मैं इसकी बात करूंगा तो इस पे ऊपर फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि यहां पे क्या आया था, आउटवर्ड, तो इसके ऊपर आउटवर्ड लगेगा, इसका कॉर्नर के ऊपर, और इसका कॉर्नर के ऊपर क्या लगेगा, इनवर्ड। ऐसा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो कोयल ऐसे क्या हो जाएगी, टर्न होना स्टार्ट, क्योंकि इसके ऊपर बाहर, इसके ऊपर अंदर, तो ऐसे टर्न होगी वो। ठीक है बच्चों, अब ये हमने ले लिया, ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान ली एक्स। ये बी डिस्टेंस थी जो रेक्टेंगुलर कोयल की जो साइड ली थी, बी, ये एल, एल और बी, ये डिस्टेंस उठा लो, चाहे ये उठा लो, उठा ली। इसके बाद इसके ऊपर नीचे फोर्स ये रहा, इसके ऊपर ऊपर फोर्स ये रहा, इस डिस्टेंस को मिला दिया, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी ले ली इन्होंने, एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोयल, रेक्टेंगुलर कोयल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, experience a torque when placed in B। जब आप उसको किस में रखोगे, किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा। ये बातें आगे काम भी आएंगी क्योंकि आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉपिक पढ़ना है, वहां पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके ऊपर क्या आएगा, टॉर्क आएगा, और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, टॉर्क होता है। तो अब देखिए टॉर्क इज इक्वल टू, में इसके ऊपर फोर्स कितना, फोर्स अभी भी बताया था बी आई एल, ऊपर भी कितना होगा, बी आई एल, दोनों तरफ एक होगा। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिख देंगे हम बी आई एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक बात तो, ये जो कंप्लीट फोर्स है, ये फोर्स है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखिए इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, और इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। मतलब जो x ली थी हमने, ये x माना था, ये इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर होगी ना। देखिए ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर इस फोर्स के, फिर ये भी परपेंडिकुलर हो गया, बी आई एल इंटू एक्स। अब एक बात तो, मुझे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताओ जिसमें ये डिस्टेंस x भी आए और b भी आए। तो आप कहोगे सर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा, इसके लिए बेस तो ये है जो कि x है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, b है। अगर मैं यहां से x निकालूं तो b कोस थीटा, x निकाला b ऊपर तो b कोस थीटा, मतलब इस x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं तो टॉर्क कितना हो जाएगा, b आई एल, और x की वैल्यू कितनी रखी, b कोस
थीटा। अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे लेंथ गुणा में ब्रेड्थ है। अब मैंने बताया था एरिया कितना होता है, उस कोयल की लेंथ और गुणा में उसकी ब्रेड्थ। तो लेंथ गुणा में ब्रेड्थ कौन हो जाएगा, एरिया। तो इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, एरिया। तो टॉर्क इज इक्वल टू मैं BIA कोस थीटा, इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, BIA कोस थीटा। ये आ गया टॉर्क। तो हमने यही तो निकालना था। क्या निकालना था, जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क आता है, और वो कितना टॉर्क आता है, वो होता है BIA कोस थीटा। अब कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा सर ये तो BIA कोस थीटा आया, और हमने तो पढ़ा NBIA कोस थीटा। तो बच्चों वो क्या बात होती है वो भी बताता हूं। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के पास एक टर्न हुई, खाली एक टर्न, मतलब एक ऐसी रेक्टेंगुलर कॉइल हुई, तो फार्मूला रहेगा BIA कोस थीटा। अगर इस रेक्टेंगुलर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न हुई, तब फार्मूला क्या होगा, तो देखिए इफ कॉइल हैव n टर्न्स, अगर उस कॉइल के पास कितनी टर्न होगी, n टर्न्स, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क हो जाएगा देखिए NBIA कोस थीटा। एक टन्स के पास इतना टॉर्क, तो n टन्स के पास इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये टॉर्क का फार्मूला आ गया जो हमें सबको पता होना चाहिए, NBIA कोस थीटा। इतना टॉर्क इसके ऊपर आएगा। कब आएगा, जब रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करेंगे, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई पूछे कि कितना टॉर्क आएगा, तो आप बता दीजिएगा NBIA कोस थीटा के बराबर होता है। इसमें खास बात क्या है बच्चों, यहां पे एक सबसे बड़ी खास बात तो पहले बताऊं, ये बात देखिए, स्पेशल केस ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं सब कुछ। स्पेशल केस, अब कोई ये पूछे कि मैक्सिमम टॉर्क निकालो, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा भाई। अब देखिए अगर मैं टॉर्क की बात करूं, देखिए NBIA ये सब गिवन पैरामीटर होते हैं। ये कोई न्यूमेरिकल आया आपके एग्जाम में आया तो वो फिक्स होगा, वो बोलेगा एरिया इसका भाई 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, इसके अंदर से करंट 20 मिली एम्पियर पास हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, इसमें 10 टर्न है। तो ये सब तो फिक्स कर दिया क्योंकि उसने गिवन है, गिवन में तो फिक्स हो गया, हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता, वो बचता कोस थीटा। अब उससे मैक्सिमम भी कर सकते हैं, उससे मिनिमम भी कर सकते हैं। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। एक से ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो याद रख ले, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट, चाहे साइन कोस कोट टेन सिकेंड कोसेकेंड कुछ निकाल लो, एक से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। नेगेटिव में हो सकती है, 0 हो सकती है, पर एक से बड़ी नहीं हो सकती। अब एक बात आओ, मतलब ये तो कांस्टेंट, अगर टॉर्क को मैक्सिमम होना तो कोस थीटा पे डिपेंड, मतलब कोस थीटा 1 होना चाहिए। और कब होगा, जब एंगल 0 होगा। इफ थीटा इज 0, अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना होगा हमारे पास, मैक्सिमम। और टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा, NBIA के बराबर। क्यों, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखिए मैक्सिमम टॉर्क की बात की, और मैक्सिमम टॉर्क में मैंने क्या बताया था कि देखिए जब स्टार्टिंग मैंने डिस्कस किया, जब मैंने सबसे पहला बताना स्टार्ट किया था, ये कोयल रखी थी ना ऐसी, सबको पता होगा, ये एंगल थीटा बनाया था और ये मैग्नेटिक फील्ड। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन ऑफ कोयल के बीच का एंगल वो है थीटा। देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये होगा प्लेन ऑफ कोयल, दोनों के एंगल के बीच कितना होगा, थीटा। अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये जो प्लेन था, ये प्लेन गया ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एंगल कितना था, थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू में NBIA कोस थीटा। अब हमने क्या किया, अगर मुझे मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू चाहिए, ऐसे देखिए ये प्लेन था ना, ये ऐसे, तो क्या होना पड़ेगा, ये एंगल थीटा था इन दोनों के बीच। अब क्या होना पड़ेगा, अगर मैक्सिमम हमें चाहिए, ये B रहा, तो इस प्लेन को ऐसे रखना पड़ेगा अपने को, ऐसे। अब देखिए यही तो डायरेक्शन किसकी, प्लेन की, और वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले प्लेन तो उस तरफ था, B इस तरफ एंगल थीटा। अब ये प्लेन जो इस तरफ था उठ के बिल्कुल इस मैग्नेटिक फील्ड पे आ गया, पहले ऐसे था, अब उठ के बिल्कुल इस पे आ गया। इस पे आते ही ये थीटा कितना हो जाएगा, 0, और थीटा 0 तो टॉर्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस लिया। अब इसके बाद दूसरा केस लेंगे, और दूसरा केस कौन सा होगा, मिनिमम टॉर्क। सेकंड केस में हमें क्या चाहिए, मिनिमम टॉर्क चाहिए।
अब देखिए मिनिमम टॉर्क मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसी पे डिपेंड किया, ये तो कांस्टेंट है इसी पे डिपेंड करता, यही मैक्सिमम बताएगा यही मिनिमम। अब क्या कहेंगे कि सर मिनिमम टॉर्क कितना हुआ, कई बच्चे क्या करेंगे सर 0 कर दो जल्दी से, थीटा को 90 पुट करो क्योंकि कोस 90 0 होता है। नहीं बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कोस वाला है उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और कहां पे होती है, कोस 180 डिग्री पे -1। अगर तुम यहां पे 90 पुट करते तो कोस 90 कितना आता, 0, और कोस 90 0 से भी छोटा कौन है, -1। इसलिए टॉर्क जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, एट थीटा 180 डिग्री। ऐसा होगा तो टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे NBIA कोस 180 डिग्री। अब कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी, -1, तो मिनिमम टॉर्क कितना, मिनिमम टॉर्क NBIA माइनस के साथ, NBIA किसके साथ, माइनस के साथ, ये माइनस में आ जाएगा मिनिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क कितना, जब थीटा 0 डिग्री, और मिनिमम कब, जब थीटा 180 डिग्री। यही कोस का फंक्शन होता है, इसको याद रखना क्योंकि कोस की मिनिमम वैल्यू -1 के बराबर होती है। इसके बाद मैं एक खास बात बता दूं, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या लिया था, ये बात ली थी, ये एंगल थीटा, ये बी की डायरेक्शन, ये प्लेन की डायरेक्शन, जो प्लेन की डायरेक्शन दिखा रहा है ये दोनों में एंगल थीटा। अगर मुझे 180 डिग्री करना है तो इस प्लेन को उठ के, देखिए ये प्लेन ऐसा था, ये प्लेन क्या था, ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन, इसको उठ के बिल्कुल ऐसे आना पड़ेगा, मतलब ये उठ के इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लेन की डायरेक्शन, और दोनों में जो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। इस प्लेन को बिल्कुल उठ के इस तरफ आना पड़ेगा, तब हमारे पास एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। पहले तो प्लेन यहां पे था, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, दोनों में एंगल थीटा, अब ये प्लेन उठेगा और बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे हो जाएगा तो इसका जो प्लेन और बी के बीच का एंगल 180 डिग्री, और कोस 180 की वैल्यू -1, ये कोस 180, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, ये लिख रखी मैंने। तो टॉर्क मिनिमम कितना हो जाएगा, माइनस के NBIA के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये बात होगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको एक खास बात जो है, जो बताना चाहता हूं, उसके ऊपर फोकस कीजिए। वो बात क्या बताना चाहता हूं, अब तक मैंने क्या लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये एक प्लेन ऑफ कोयल, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड में काम कर रहे हैं तो आपके यहां से माइंड से खेला जाता है, वो माइंड यहां पे कैसे खेलते हो बताता हूं। देखिए ये एंगल है हमारे पास थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये प्लेन ऑफ द कोयल, इन दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। तो टॉर्क कितना आया, NBIA कोस थीटा, पहले ही बता चुका हूं, NBIA कोस थीटा कब आया, व्हेन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच। अब क्या करते हैं, कई बार क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। अब जो एंगल लेंगे वो किस किस के बीच लेंगे बच्चों, वो एंगल लेंगे एक यूनिट नॉर्मल के बीच, मतलब इसको मैं ऐसे बना दूं, आप देखते जाइए मैं कैसे बना रहा हूं, इसको मैं उल्टा कर दूं, मतलब ऐसे ऐसे रख दूं इसको, ठीक है, ऐसे रख दी। पहले तो इस तरफ रखी थी, ये उल्टा उठा लिया मैंने, इस पार्ट को मैं इस तरफ लेके गया, इसको इस तरफ ले गया, मैंने ऐसे प्लेस कर दी। कैसे प्लेस की मैंने, ऐसे प्लेस, ये कोयल ऐसे प्लेस कर दी। अब बोलता है, अब बताइए भी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो यहां पे प्लेन तो इस तरफ है, मतलब वो एंगल तो कंसीडर नहीं करना। अब हम यहां पे क्या लेते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं, ये n। अब आप देख सकते हो कि इस प्लेन का जो B थी, ये L है, ये L है, ये B है, जो ये B है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक n है। और मैंने पहली यूनिट में बताया था कि n क्या होता है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। n होता है जो, n की प्रॉपर्टी क्या होती है, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये n होता है। तो जब ये इस तरफ जा रहा है तो इसके आउटवर्ड हो गया ना, अगर अंदर की तरफ मैं ऐसे बनाता तो इनवर्ड होता, बट हमें चाहिए कौन, आउटवर्ड, ये रहा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, इसलिए यूनिट नॉर्मल है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर और वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल लिया है हमने, जब मैंने किस किस के बीच, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल और बी के बीच का एंगल लेता हूं तो टॉर्क जो आता है वो कितना होता है, NBIA साइन थीटा, याद रखना बच्चों।
अगर अगर तो एंगल प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हुआ तो टॉर्क का फार्मूला होगा NBIA cos थीटा। अगर एंगल यूनिट नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हुआ तो टॉर्क का फार्मूला हो जाएगा NBIA sin थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर वो बोलता है कि एंगल इज बिटवीन प्लेन ऑफ द कोयल एंड मैग्नेटिक फील्ड देन फार्मूला ये होगा। अगर वो बोले नॉर्मल के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है तो फॉर्मूला क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू NBIA sin थीटा। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो पता नहीं चलता, हम कैसे इस फॉर्मूले को करेंगे? देखिए बच्चों, सबसे पहले ये बात याद रखो, अगर वो डायरेक्ट मेंशन कर देता कि थीटा इज एंगल बिटवीन, बोल देता, साफ साफ बोल देता थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कोयल, तो आप ये यूज कर लिए, साफ साफ बोल दिया यूनिट नॉर्मल और बी के बीच, ये यूज कर लिए। अब कई क्वेश्चन कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नहीं बोलता, वो ना ये कहेगा इसके बीच एंगल है, ना वो कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। तब आपको क्या करना होगा? तब आप ये फॉर्मूला फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि जनरली क्या करता है जो एग्जामिनर होता है वो इसके बीच और इसके बीच देता है, क्योंकि ये तो एक आसान बात है, सबको पता है। बच्चे ये बिड़ते ही ये फार्मूला लगाएंगे, आया यही फार्मूला चेप दिया, आंसर निकाल दिया, जो कि गलत होगा। अगर गिवन नहीं है तो ये फार्मूला आप यूज कीजिए, आपका हमेशा जो है प्रश्न वो सही रहेगा, उत्तर ठीक रहेगा। तो ठीक है, तो यह बात क्या थी? अगर एंगल प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच तो फार्मूला टॉर्क NBIA cos थीटा। अगर एंगल मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी पहले भी पता है, पहले भी बता चुका हूं, फिर बता दी। इसकी प्रॉपर्टी होती है आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इस प्लेन के आउटवर्ड है, यूनिट इसकी वैल्यू है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रहा और वेक्टर है ये। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, कितना टॉर्क आएगा। तो हमने फार्मूले, अलग अलग फार्मूले बताए, वो कौन कौन से फार्मूले हैं। सबसे पहले तो टॉर्क कितना हो जाएगा, NBIA cos थीटा। और कब होगा? जब एंगल किस किस के बीच, प्लेन और एंड बी के बीच होगा। तो इसी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NBIA sin थीटा। और जब कब होगा ये? जब यूनिट वेक्टर एंड बी के बीच क्या होगा, एंगल होगा। अगर टॉर्क NBIA cos थीटा कब? जब प्लेन और बी के बीच हो, NBIA sin थीटा N और बी के बीच हो। टॉर्क मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम हो जाएगा NB, ये I भूल गया बच्चों यहाँ पे, IA। अब जो टॉर्क है वो मिनिमम कब होगा? मिनिमम होगा NBIA, बस यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये सब टॉर्क के फार्मूले हैं, कैसे टॉर्क होता है, कैसे यहाँ पे क्या बातें थी, मैंने वो सब आपको बता दी। अब इसमें एक छोटी सी खास बात मैं आपको बताता हूं क्या होती है, वो खास बात देखिए। देखिए आपने पढ़ा होगा डाइपोल मूवमेंट। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, P इज इक्वल टू में Q इंटू में 2L, ये होगा। इससे आगे वाले पार्ट में सब बातें आती है, बट यहाँ पे हमें यूज करनी है, यहाँ पे हमें चाहिए, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो आप आगे पढ़ोगे उसमें सब आएगा आपके। देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक में, ये किस में बताया मैंने, इलेक्ट्रिक में। अगर यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड में है, देखिए ये तो 2L डिस्टेंस है, चाहे वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ो चाहे मैग्नेटिक फील्ड में, ये तो सेम रहती है। यहाँ पे बस फर्क इतना है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो तो यहाँ पे चार्ज पढ़ते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आप नॉर्थ और साउथ पोल पढ़ोगे, नॉर्थ पोल पढ़ोगे और या फिर साउथ पोल पढ़ोगे। ठीक है, चाहे देखिए ये मैग्नेट है, बता देता हूं, ये मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, छोटी क्लासेस में देखा होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 2L मान लिया। ठीक है बच्चों, इसकी N की पोल स्ट्रेंथ भी M होती है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ M होती है। जैसे कि एक प्लस Q चार्ज होता है, एक माइनस Q, इसी प्रकार एक की प्लस में M और दूसरे की माइनस में M पोल स्ट्रेंथ होती है, इसके पास भी M, इसके पास, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो। तब हम यहाँ पे अगर इस P का फार्मूला लिखें तो हमारे पास होता है M इंटू 2L। ये डायपोल मूवमेंट होता है किसके लिए, मैग्नेट के लिए, डायपोल मूवमेंट मैग्नेट के लिए। और ये डायपोल मूवमेंट किसके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में। ये होता है ऐसा, ये तो एक स्ट्रेट बार थी, एक नॉर्थ था एक साउथ था, इसमें पोल स्ट्रेंथ ले ली। पर बात यहां पे क्या होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, आप सोचो इलेक्ट्रॉन की बात करो, आपको पता होगा, ये मैं साफ कर देता हूं, यहां पे सिर्फ एक फॉर्मूला रख लेते हैं हम, ये सब कुछ साफ कर देता हूं, सिर्फ एक फॉर्मूला रख के। ये देखिए, अब हमने बात की है कि ये बार मैग्नेट है, ऐसी ऐसी आपने देख रखी होगी, नॉर्थ और साउथ, इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ M होती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2L। जहां जैसे वहां पे निकाला था यहां पे भी हो जाएगा M इंटू 2L, ये डाइपोल मूवमेंट वहां पे हमने निकाला था ना, वैसे ये भी होगा, अच्छी बात है, निकाल लिया। अब क्या कहता हूं, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये है करंट, अब करंट सर्कल में घूमेगा, जब करंट सर्कल में घूमेगा तो इसके पास क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट। कैसे होगा, अब ये बात, सेंटर में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज,
आपको पता है सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के, और चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। ये बात आपने पढ़ी होगी 11th क्लास की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या कहता है कि सेंटर में एटम के पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसके चारों ओर कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए इस तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन आता है, करंट। बात बताइए, ये पहले ही बताइए, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है, करंट। ये पहले ही बता चुका। मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। ये छोटी सी बात है, कई बार आपसे वाइवा में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में छोटी सी बात पूछ ली जाती है, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर नर्सिंग वाले में, तो वहां पे आपको थोड़ा फोकस चाहिए, क्योंकि इजी बात है, बच्चे गलत करके आते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट। ठीक है, ये होगा मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, और जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो उसके पास क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। बताया था ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, तो उसके पास क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट। ये बात बताई थी ना, वेन एवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जैसे ये प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू, दोनों के बीच डिस्टेंस 2l, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू 2l आता। तो वहां पे डेफिनेशन क्या ली थी, वेन एवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसलिए कहता हूं पीछे वाले लेक्चर सीरीज में जाइए और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी देखिए, तभी आपको ये कंप्लीट कंसेप्ट अच्छी तरह और ज्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद होगी तो ये यूनिट जो आगे कराऊंगा बहुत सी सिमिलरिटीज होंगी इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलती जुलती होंगी, इसलिए कहता हूं प्रत्येक लेक्चर को ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स क्या होता है, कनेक्शन होता है, इंटरलिंकिंग कनेक्शन होता है। आप ये सोचते होगे ना बहुत बार कि सर हमें नहीं आ रही, क्या कारण होता है, क्योंकि आप पहले वाली यूनिट के फॉर्मूले भूल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। बट फिजिक्स क्या होता है, कनेक्शन, इंटर कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, तो वही कनेक्शन बनाया। अपोजिट चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2l, तो इसके पास ऐसा ही तो केस है, ये पॉजिटिव रहा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा, तो डाइपोल, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण कौन आया, करंट आया, तो करंट के कारण भी एक डाइपोल होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहेंगे बच्चों, उसको मैग्नेटिक डाइपोल। और इस डाइपोल की जो वैल्यू होती है बता दिया ना। अब मैंने ये प्रूव कर दिया, अगर कोई करंट सर्कल में घूम रहा है, चाहे वो ऐसा सर्कल हो, ठीक है, चाहे वो ऐसा सर्कल हो या फिर कोई ऐसा सर्कल हो, कैसे भी करंट घूमे उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। और वो डाइपोल मोमेंट कितना होता है वो मैं बता देता हूं, वो होता है m से डिनोट करते हैं I इंटू ए के बराबर। अब यहां पे मैं ये बातें क्यों पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैं इसलिए ये बातें पढ़ा रहा हूं बच्चों, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि ये पूरी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा था, रेक्टेंगुलर कोयल को रखा था, जिसके अंदर से करंट जा रहा था। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, लेंथ गुणा में ब्रेड्थ ये था। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये कौन हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, I इंटू ए। एक होता है सीधा डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिक, जिसका फार्मूला अभी अभी लिखा m इंटू 2l, एक ये होता है। ये कौन सा होता है, जब कोई स्ट्रेट बार हो, ऐसा कोई भी मैग्नेट हो, नॉर्थ और साउथ, ऐसी मैग्नेट के लिए ये, अगर कोई मैग्नेट ऐसी हो उसके लिए कितना, इतना। अब कहोगे सर ये मैग्नेट कैसे हुई, इस यूनिट का पहला टॉपिक जानो क्या था, उरस्टीड का एक्सपेरिमेंट। उसने क्या कहा था, अगर किसी वायर है उसमें से करंट पास करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मैग्नेट बनेगा। और मैग्नेट के पास मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, वो कितना होगा, I इंटू ए, अगर वो सर्कल में या किसी क्लोज लूप में घूम रहा है। अगर कोई स्ट्रेट होगी तो उसके लिए इतना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बातें थी। अब देखिए m इज इक्वल टू I इंटू ए, मतलब जो I इंटू ए है उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं, टॉर्क पुट कर दूं, तो कितना होगा, देखिए टॉर्क इज इक्वल टू N इंटू बी, और I ए की जगह M कोस थीटा। इतनी बात आ गई आपको समझ में। अब ये मैं साफ कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं रहा। आई होप समझ आ रही होगी। थोड़ा सा अगर आपको वो लगता है तो 2-3 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको और अच्छी तरह से समझ आएगी। ये बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये बड़ी हेल्प करेंगी यहां पे कनेक्शन बनाना। अब मैं क्या कर सकता था, इसको यहां पे छोड़ देता, इसको एस्केप करके आगे निकल जाता, बट आपको कैसे कनेक्शन बनाते ये नहीं आता। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाने को वो कोई पढ़ा देगा, पता नहीं कौन पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा सकता, बट मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आपको कनेक्शन बनाना है, कैसे आपको फिजिक्स आएगी, क्यों आएगी, वो कैसे आएगी, वो मैं यहां बता रहा हूं। तो अब देखिए इतना होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू N और m डॉट बी, ये फार्मूला, क्योंकि कोस थीटा अगर हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट आता है, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, बता दिया ना मैंने। कोई कहे a डॉट बी तो क्या होता है, a b
कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा हटाऊंगा डॉट प्रोडक्ट, कोस थीटा हटा है डॉट प्रोडक्ट। एक होता ए क्रॉस बी, क्या होगा ए बी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हटाऊंगा तो क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक टॉर्क का फार्मूला ये था, दूसरा टॉर्क का फार्मूला कौन था, एन बी आई ए साइन थीटा। इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा एम, तो टॉर्क कितना हो जाएगा एन एम क्रॉस बी, क्योंकि साइन थीटा हटाया तो कौन आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया बच्चों। एन नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि अगर एक टर्न्स है तो एक, दो टर्न है दो, तीन टर्म उस कोयल के अंदर। तो ये बात थी किसके बारे में, टॉर्क। तो सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कोयल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड इसको एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी हो उसमें, ठीक है। आपको पता होगा कि जब किसी भी टॉर्क, किसी भी रेक्टेंगुलर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा। अब हमने बता, इससे पहले कुछ बात बता भी थी कि उसके ऊपर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को लिखूं तो उसके ऊपर फोर्स भी आता, बी आई एल साइन थीटा। उसी का फायदा उठा के और टॉर्क की वैल्यू निकालनी, क्यों, क्योंकि टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और कितना आया, एन बी आई ए कोस थीटा। थीटा एंगल कब, जब प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच हो। साइन थीटा कब, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड। जनरली इस फार्मूले का डिस्कशन करेंगे। अगर कोई स्ट्रेट बार मैग्नेट होती है ऐसी, ये नॉर्थ और ये साउथ, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m इंटू 2l। अगर कोई लूप है, चाहे वो ऐसा किसी भी शेप का लूप हो, उसके पास I करंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट I इंटू ए। तो I इंटू ए लिख दिया यहाँ पे, जो कि I इंटू ए की वैल्यू m लिख दी हमने m। ये आ गया फॉर्मूला। डॉट प्रोडक्ट आएंगे कोस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था टॉर्क। अब इस टॉर्क के ऊपर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको स्टेट बोर्ड के साथ साथ हेल्पफुल होंगे अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए रेक्टेंगुलर कोयल is placed in magnetic field। किसी रेक्टेंगुलर कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, जिसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, जिसकी ब्रेड्थ इन्होंने दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.2 टेस्ला है। उसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 20 मिली एम्पियर। ये बात बता दी, ठीक है बच्चों, 20 मिली एम्पियर के बराबर मैग्नेटिक फील्ड, और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी 2000। अब क्या कह रहा है कि फाइंड आउट मैक्सिमम टॉर्क, फाइंड आउट द मैक्सिमम टॉर्क ऑन ए कोयल। उस कोयल के ऊपर कितना जो है मैक्सिमम टॉर्क होगा। पहला पार्ट था बच्चों, ये दो पार्ट है इसके, पहला मैं बता देता हूं, पहला फिर दूसरा कर लेंगे। क्या कह रहा है कि कोई भी रेक्टेंगुलर कोयल है, उसको प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो तुम, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। जिसके पास लेंथ इतनी, ब्रेड्थ इतनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन में लेंथ, ब्रेड्थ और मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है इन्होंने। जो इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.2 टेस्ला, ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। करंट 20 मिली एम्पियर है और नंबर ऑफ टर्न 2000 है। तो मैक्सिमम क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क। एक बात बताओ बच्चों, टॉर्क का फार्मूला NBA साइन थीटा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपके पास गिवन कंडीशन नहीं है तो आप सीधा एक ही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, NBA साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, देखिए ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर कोयल, और ये जो थीटा एंगल है, जो ये थीटा एंगल लिया, ये किस किस के बीच है, मैं ये बात भी बता देता हूं। देखिए ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में कौन है, मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ये लेंथ होगी, इसमें से करंट जा रहा है, अभी बताया ये आई करंट जा रहा है। अब क्या कह रहा है कि ये मैक्सिमम। अब एक बात आओ, साइन थीटा मैंने पहले ही बताया, एन तो फिक्स है 2000, मैग्नेटिक फील्ड भी 0.2 टेस्ला, उसको भी चेंज नहीं करना, करंट भी दे रखा, एरिया भी। अब डिपेंड कौन करता है, थीटा, मतलब टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी मैक्सिमम, साइन थीटा मिनिमम होगा तो टॉर्क भी मिनिमम, मतलब डिपेंडेंसी किस पे रही, साइन थीटा के ऊपर रही। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, जो कि किसके ऊपर होगी, 90 पे, मतलब साइन 90 इज इक्वल टू में 1, तो टॉर्क मैक्सिमम भी आ जाएगा हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए, और जब मैंने एक बात बताई थी, अगर हम साइन थीटा लेते हैं
तो एंगल किस किस के बीच होना चाहिए? यूनिट नॉर्मल के बीच और मैग्नेटिक फील्ड के बीच होना चाहिए। किस किस के बीच होना चाहिए? यूनिट नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रही, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक बात सोचिए, देखिए 3 एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस हमारे पास होती हैं, ये होगी x, ये होगी y, ये होगी z। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो एक ऐसा प्लेन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि यूनिट नॉर्मल बनाए, यानी कि जैसे कि यहां पे नॉर्मल बनाया था। ये जो प्लेन लेंगे, इस प्लेन में हमने क्या लेना? नॉर्मल लेना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे पुट कर दूं x और y डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन रही, ये y डायरेक्शन रही, ऐसे प्लेस कर दिया, यानी कि ये x y डायरेक्शन में ऐसे प्लेस कर दिया, ऐसे x एक्सिस इसका, y एक्सिस ऐसे रख दिया हमने, ये रखी ना। ये पूरी जैसे कि एक बुक मान लो, बुक मान ली इसका x एक्सिस होगा और इस तरफ इसका y एक्सिस होगा, हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। तो ऐसे ही प्लेस करते ही इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो किस तरफ होगा? यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये n इस तरफ। अब ये n की डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर हमें टॉर्क को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, तो हमें जो कोयल दी गई है, जो रेक्टेंगुलर कोयल दी गई है, उसको किसमें? एक्स वाई प्लेन में रखना पड़ेगा। किसमें रखना पड़ेगा? एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक्स वाई प्लेन रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, और ये कोयल रख दी जिसका कोयल का एक्स एक्सिस और कोयल का वाई एक्सिस ऊपर। अब दोनों हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए इसके परपेंडिकुलर ये होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा किसका? इस प्लेन का, आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर। और इस एक्स एक्सिस में कौन? मैग्नेटिक फील्ड पहले ही बता रखा है। दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। ये होगा। पहली बात तो ये कि मतलब इफ टॉर्क फॉर मैक्सिमम टॉर्क, यहां पे मैं लिख देता हूं कि फॉर मैक्सिमम टॉर्क coil is placed in XY प्लेन। किस में रखनी पड़ेगी हमें? XY प्लेन में। पहली बात, उसको किस में रखो? XY प्लेन में रखो। बात समझ आई ना? मैंने देखिए ये x एक्सिस और उसके बाद इस x एक्सिस के अलोंग क्या रख दिया? x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और ऊपर रख दी कोयल। कोयल का x एक्सिस और y एक्सिस रहा। इस कोयल के अगर यूनिट नॉर्मल की बात करो तो ये रहा, और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, ये होगा। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात मैंने अभी बताई, ये बात क्या बताई? एक्स वाई और जेड ये होती है बच्चों, ये डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये अगर मैं इसको जेड एक्स प्लेन में रख दूं, अगर उस रेक्टेंगुलर कोयल को किस में रख दूं? जेड एक्स प्लेन में। जैसे कि ये देख लो, ये ऐसे रख दिया मैंने, रख दिया। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि एक्स है, पहले ही बता रखी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन है? एक्स है। ठीक है, ये होगा। अब इस प्लेन को मैं रख रहा हूं, इस प्लेन को मैं रख रहा हूं ऐसे रख दिया। कैसे? ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस, ये होगी, ऐसे प्लेन रख दिया, ये रख दिया, ये ऐसे एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो कोयल का प्लेन कहां पे है? कोयल का प्लेन हमने कहां पे लिया? एक्स जेड में, मतलब ऐसे ले लिया, ऐसे एक्स डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब एक बात बताओ, ये कोयल ऐसी रखी हुई है, इसका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल किस तरफ होगा? आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल तो इसका इस तरफ होगा। तो ये रहा आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल प्लेन का, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। और 90 डिग्री का मतलब मैक्सिमम टॉर्क। 90 डिग्री का मतलब क्या बच्चों? मैक्सिमम टॉर्क। कितना टॉर्क होगा? मैक्सिमम, और जो कि कितना होगा? NBI इंटू ए। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। इसका मतलब चाहे तो उस कोयल को XY प्लेन में रखो, चाहे उस कोयल को XZ प्लेन में रखो। आप Y और Z प्लेन में नहीं रख सकते। अगर YZ प्लेन में आपको रख दिया तो थीटा 90 नहीं बनता है। थीटा 90 अगर नहीं बनेगा, 0 डिग्री थीटा आएगा, जिसके कारण यहां पे साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टॉर्क को मैक्सिमम करना है या तो XY प्लेन में या फिर XZ प्लेन में रख सकते हो। मैंने बताया ये हो गया इसका कौन सा प्लेन? इस कोयल का, ये रेक्टेंगुलर कोयल है, इसका YZ प्लेन, एक्स प्लेन, जेड एक्स, एक्स डायरेक्शन ये रही, जेड डायरेक्शन ये रही, और दोनों किसके? परपेंडिकुलर। तो ये होगा। अब टॉर्क आ गया, मतलब अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो कोयल आइदर इन XY और XZ प्लेन। पहली बात ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है ये, और नीट में भी आया हुआ है ये, और बहुत से एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ बच्चों।
तो पहली बात क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है किस प्लेन में रखें, छोटा सा क्वेश्चन बनाए किस प्लेन में, तो आप बता दो या तो एक्स वाई में रखो या एक्स जेड में, किसी प्लेन में रख दो। अब वैल्यू निकालनी है टॉर्क की, तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 2000 लिख दी। मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है 0.2 टेस्ला, ठीक है। इसके बाद करंट की वैल्यू 20 मिली एम्पियर, और मिली को हटाएंगे तो कितना आएगा 10⁻³ हटाते हैं तो, और एरिया लेंथ गुणा में ब्रेड्थ, मतलब 8 गुणा में 6 और इसके बटे में 100 भाग में 100, ठीक है, क्योंकि 8 को मीटर में चेंज करेंगे बाय 100, 6 को चेंज करेंगे बाय 100। अब इसको कैंसिल कर लो, 1 2 कट गई, ठीक है बच्चों, 1 2 एक ये रही कैंसिल। अब कितना बचेगा 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24 गुणा में 8 गुणा में 0.2 और 10⁻³ इतना होगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करोगे तो इतना टॉर्क आ जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा टॉर्क, कितना टॉर्क 24 गुणा में 8 गुणा 0.2 10⁻³ इसको सोल्व कर लीजिएगा, आपके पास इतना क्या आ जाएगा टॉर्क आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया कितना हमारे पास टॉर्क। अब इसके बाद क्या फेस करते हैं बच्चों कि सर हमने टॉर्क तो निकाल लिया, अच्छी बात आपने बता दिया, टॉर्क आ गया। ये टॉर्क जो हमने लिखा 24 गुणा में 8 गुणा में 0.2 गुणा में 10⁻³ अब इसकी यूनिट क्या लिखे, अब यूनिट तो आप यहां से निकालने की कोशिश कर रहे होगे, अरे यहाँ पे इतना क्यों चक्कर में पड़ते हो, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब फोर्स की यूनिट कितनी होती है न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गई, क्यों इतना चक्कर में पड़ना, यूनिट सीधा न्यूटन मीटर प्लेस कर दीजिए। तो ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि सेकंड पार्ट, ये पहला पार्ट होगा, पहला पार्ट मैंने सोल्व कर दिया, दूसरा पार्ट मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द मिनिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क कब होगा। अब इस प्लेन का जो कोयल है इसका मिनिमम टॉर्क हमें सबसे पहले पता करना, देखिए ये एक्स डायरेक्शन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.2 टेस्ला, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन। अभी भी बता, अगर मैं एक्स वाई में प्लेन को रखता हूं, स्क्वायर को एक्स वाई में रखता हूं, तब भी क्या होता मैक्सिमम टॉर्क, अगर एक्स जेड में रखूं तब भी हमारे पास क्या होता है मैक्सिमम टॉर्क। ये दोनों बातें पहले वाले पार्ट में कर दी। तो मतलब देखिए टॉर्क इज इक्वल टू मैं NBA साइन थीटा, ये सब फिक्स है पहले से गिवन है, तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड किया साइन थीटा। अगर थीटा मैक्सिमम होगा तो टॉर्क मैक्सिमम, अगर ये साइन थीटा मिनिमम हुआ तो टॉर्क भी मिनिमम। अब साइन थीटा मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और वो कब होती है 0 के ऊपर, क्यों, क्योंकि साइन 0 कितना होगा 0, इससे नीचे नहीं होता साइन थीटा, माइनस में नहीं होता बच्चों, साइन मैक्सिमम होता 1 और साइन मिनिमम होता है 0। मतलब क्या हुआ, अगर मुझे मिनिमम टॉर्क निकालना है तो कितना होगा NBA साइन 0 और टोटल कितना हो जाएगा 0। मतलब जो हमें थीटा चाहिए वो कितना चाहिए 0 डिग्री। अगर हमारे पास कैसे भी करके थीटा 0 आ गया तो हमारे पास मिनिमम टॉर्क भी आ जाएगा। अब थीटा 0 कहां पे आएगा, एक्स वाई प्लेन में तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे तो क्या होता मैक्सिमम, क्यों मैक्सिमम, इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया। अगर इसमें रखता हूं तो इसमें भी क्या होता है मैक्सिमम, ये भी बात हम कर चुके हैं। तो हमारे पास बचा कौन, ये प्लेन बचा। अगर मैं स्क्वायर को YZ प्लेन में पुट कर दूं, किस में पुट कर दूं YZ प्लेन में, तो एंगल कितना होगा 0, तब एंगल 0 होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा मिनिमम। तो कैसे, देखिए ये रख दिया हमने YZ प्लेन, YZ देखिए Y डायरेक्शन, और इसकी एक तो देखो क्या होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ होती है, यही होते हैं ना, लेंथ हमने ले ली, ये लेंथ, ये इसकी है लेंथ, और इस तरफ क्या होगी ब्रेड्थ, लेंथ ले ली Y में, ब्रेड्थ ले ली किसमें Z एक्सिस, ये Z है, और इस डायरेक्शन में कौन है मैग्नेटिक फील्ड भी, ये दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पूरे प्लेन का आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है, इसी तरफ आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल, इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा कितना 0, और जैसे ही थीटा 0 तो मतलब टॉर्क भी कितना 0 और मिनिमम टॉर्क आ जाएगा। तो ऐसे, तो बच्चों ये था, मैंने क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको प्लेन के बारे में डिस्कस करना था। अगर मैं एक्स वाई प्लेन में रखूं तो मैक्सिमम टॉर्क, एक्स जेड में रखूं तो भी मैक्सिमम, और वाई जेड में रखूंगा तो मिनिमम टॉर्क। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप अगर सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टेट बोर्ड में भी आते हैं, और इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार IIT मेन में भी पूछा गया, तो याद कर लीजिए। ऐसी बातें कैसे आपको सीखनी है मैंने वो सिखाया।
अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर या मेरी सीरीज समझ आ रही है तो आप जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल MS पथेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों वीडियो कंप्लीट के साथ देखते रहना और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएंगी इजी एक्सप्लेन के साथ, उनको भी देखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना।